हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का टॉपिक। आज संडे है, हम लोग संडे को पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और सैटरडे को टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वह लगाएंगे। अब चीज़ें जो है वो कंटिन्यू चलेंगी बिना डिस्टर्बेंस के, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी 5 दिन हम लोग जैसे थ्योरी सेक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे जो है वो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है वो लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर, देखिए 2013 पीजीटी का, यूपी पीजीटी 2013 का यह पेपर है। चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष जो है वो पारित हुआ था। ये मैंने आप लोगों को बताया था, तो ध्यान दीजिए। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में पारित किया गया था। और पर्यावरण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में जो है वह किया गया था। साथ साथ प्रत्येक वर्ष देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है और इसकी हर साल जो है वो थीम अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो होती है। देखिए, तो जो स्मृति है कितने तरह की होती है, तो देखिए ज्ञानात्मक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर की स्मृति, बोधात्मक चिंतन, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए निम्नांकित में से किसका प्रयोग, यानी इन सब में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे ज़्यादा जो है वह प्रभावशाली होती है। श्रव्य साधनों का प्रयोग करके, या फिर दृश्य साधनों का प्रयोग करके, या फिर ऑडियो और विजुअल दोनों एक्ट का प्रयोग करके, या फिर व्यावहारिक अनुभव द्वारा। तो देखिए हमारे ज्ञान की स्मृति यानी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होगी, तो हमारे व्यावहारिक अनुभव द्वारा। हम जो अनुभव करते हैं सबसे ज़्यादा उसी से सीखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ हम अनुभव करते हैं उसी से सबसे ज़्यादा ही हमें जो है वह शिक्षा मिलती है और वह हमें लंबे समय तक जो है हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी में वह चीज़ें बनी रहती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अनुभव के आधार पर सीखना लॉन्ग टर्म सीखना कहलाता है, यानी कि वह लंबे समय तक हमारे अंदर जो है वह बनी रहती हैं बाकी सामग्रियों की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर आते हैं, ये सिलाई का क्वेश्चन है, टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प फीचर आते हैं, किसमें आते हैं, हुक और अक्षिका, बटन एवं काज, रिबन एवं डोरी और इलास्टिक एवं चुटपुट। तो जो सेल्फ हेल्प फीचर, कहने का मतलब यह है कि जो अपने से जल्दी से लग जाए, जो जिससे भी छोटे बच्चे भी उसको बहुत ही आसानी से कर सके, तो कौन सा चीज़ है इसमें से, देखिए इलास्टिक और चुटपुट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको उसकी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो सेल्फ हेल्प यानी कि अपने से ही इनका जो है, जैसे इलास्टिक का आप प्रयोग करिए तो क्या करना रहता है, बस आप उसको पहनिए, उसमें कुछ भी लगाना नहीं रहता है। चुटपुट भी जो है बहुत ही ईजी तरीके से जो है चुटपुट भी लग जाता है। तो देखिए आंसर से हो जाएगा हमारा डी। कैसे, इलास्टिक और चुटपुट का प्रयोग कपड़ों में किया जाता है। इसकी सहायता से कपड़ों को बांधने या पहनने में आसानी होती है, इसीलिए ये सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो हमारा आंसर से हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। एक्सप्लेनेशन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं का सूत्रपात हुआ था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षीय योजनाएं बनी थी, जिसका लक्ष्य गांव का सर्वांगीण विकास करना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 वर्षीय योजनाएं किसके अंतर्गत बनी थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 के अंतर्गत जो है वह बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ किया गया था, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो कब आरंभ की गई थी, तो देखिए 1989 में भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 1989 में हुआ था। इसके अंतर्गत रोजगार में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। ध्यान से समझिएगा, ये 30% बहुत इंपॉर्टेंट है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षित किया गया था, कितना परसेंट आरक्षण मिला था, तो 30% महिलाओं को जो है वो आरक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बाल्यावस्था में, ध्यान से समझिएगा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। आप लोग बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्भावस्था और धात्री अवस्था में हमें हर चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, चलिए देख लेते हैं। प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था यानी कि लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं
उनको धात्री अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में शिशु के शरीर का निर्माण होता है, जिसके लिए प्रोटीन अत्यधिक आवश्यक होता है। ध्यातव्य है कि मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन एक नितांत आवश्यक तत्व है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बनता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप लोग ये भी जान लीजिए कि सर्वाधिक हमारे बॉडी में सर्वाधिक किस तत्व की मात्रा होती है, तो वो जल की मात्रा होती है, लगभग 70%। और जल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा तत्व हमारे बॉडी में पाया जाता है तो वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 जून 1955, यानी कि ए। कैसे? खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम के लिए संसद के दोनों सदनों यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों सदनों द्वारा 29 सितंबर 1954 को खाद्य अभिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जबकि यह 1 जून 1955 में जो है वह अस्तित्व में आया, यानी कि पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो एंटीबॉडी लड़ते हैं किसके विरुद्ध? ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी जो है इन्फेक्शन यानी संक्रमण, हमारी बॉडी के अंदर जो संक्रमण होता है उसके विरुद्ध जो है एंटीबॉडी जो है वह काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह वह शक्ति है जो मानव शरीर में रोग क्षमता व ताकत को यह शक्ति से प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर को हानिकारक जीवाणु से सुरक्षा जो है वो मिलती है। इसीलिए विटामिन, प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार जो है हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये सब एंटीबॉडी का काम करते हैं, हमारे बॉडी में जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को जो है वो बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। प्रेरणा तत्व है क्या? मूल्य, स्तर और लक्ष्य। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया है लक्ष्य, मूल्य और स्तर के बारे में। तो देखिए आंसर हमारा सही हो जाएगा डी। मानव व्यवहार में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यक्ति को प्रेरणा अनेक सोर्स से प्राप्त होती है, जैसे हम किसी भी चीज़ से जो है वह प्रेरित हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत मूल्य, लक्ष्य और सामाजिक स्तर ये तीनों जो है वह आते हैं, जो प्रोत्साहन इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशियों में थकावट किसके जमा होने से होती है? तो जो पेशियों में जो थकावट होती है वो किसके जमा होने से होता है? लैक्टिक एसिड के जमा होने से जो है वो हमारी मांसपेशियों में थकावट होती है। कैसे? एक्सप्लेनेशन, मानव शरीर में पेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के जमा होने से होती है। पेशियां जब कंटिन्यू काम करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे मांसपेशियां यानी जब हम लगातार काम करते जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लगता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां थकावट का अनुभव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। रेक्टम देखिए क्या है, तो मनुष्य में रेक्टम मलाशय को कहते हैं। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग मांसपेशियों की थैलियों से संबंधित रहता है। इसके अंतिम सिरे पर वृत्ताकार विषु होते हैं जो मल द्वार को बंद रखते हैं। तो क्या है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, पाचन तंत्र से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो कि पाचन तंत्र में ही क्या हो जाता है, बड़ी आंत होती है और बड़ी आंत के अंतिम भाग में मांसपेशियों की थैली से यह संबंधित रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटलरी के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? चम्मच, छिलनी और कद्दूकस। चम्मच, चाकू और छिलनी, कांटे, कद्दूकस और चम्मच, या फिर चाकू, कांटे और चम्मच। तो आंसर देखते हैं, कटलरी के अंतर्गत आते हैं चाकू, कांटे और चम्मच। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, चाकू, कांटे और चम्मच जो है वह कटलरी के अंतर्गत आते हैं। यानी कटलरी यानी हर चीज़ काटने का सामान। देखिए जो छिलनी होती है वो छील देती है, कद्दूकस करने वाला घिस देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा, छिलनी, इसमें ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कद्दूकस लिखा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो चीज़ों को अलग कर दे वही क्या हो जाता है? कटलरी होता है। जैसे चाकू, कांटा और चम्मच ये चीज़ों को जो है वह अलग कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? ठीक है, मानवीय साधन यानी कि जो मानव संसाधन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता। ज्ञान, शक्ति, रुचि और धन। बहुत ही आसानी से आप लोग लगा सकते हैं कि जो ज्ञान है वो भी मानवीय साधन है, शक्ति ये भी मानवीय साधन है, रुचि भी मानवीय साधन है, धन क्या है? यह अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठपुतली एक है। कठपुतली क्या है? केवल दृश्य सामग्री है,
या फिर श्रव्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली देखिए देखा भी जाता है और उसे सुना भी जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, यह एक ऑडियो विजुअल यानी दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों है। कठपुतली क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों है। कठपुतली का जन्मदाता कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि कठपुतली का जन्मदाता देश कौन सा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, तो सिर के लिए कौन सी पट्टी बांधी जाती है, तो ध्यान दीजिए। अभी मैंने पट्टियों वाला सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई थी, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कराया है। तो सिर के लिए चौकोर पट्टी नहीं, लंबी देखते हैं षटकोण नहीं, तो तिकोनी सबसे ज़्यादा उपयुक्त पट्टी होती है सिर के लिए, तिकोनी पट्टी, ठीक है। मानव शरीर में चोट लगने पर कई प्रकार की पट्टियाँ बांधी जाती हैं, जैसे सिर पर चोट लगने से हम लोग तिकोनी पट्टी बांधते हैं। इस तरीके से तिकोना बनाया, ठीक है, तिकोना बना के इसको रखा, फिर इधर से और इधर से और इधर से फोल्ड कर दिया, तो क्या हो गया, सिर की तिकोनी पट्टी जो है वो बंध गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताने टेक्सटाइल का है, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। ताने और बाने के धागे किसमें, दोनों में रंगे जाते हैं, तो देखिए बांधनी में रंगे जाते हैं या फिर पटोला में, ठीक है, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पटोला एक प्रसिद्ध वस्त्र है, प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है, जिसमें ताने और बाने के धागे हाथी, नर्तकी एवं फूल को जो है वह रंगा जाता है। पटोला वस्त्र गुजरात, काठियावाड़, अहमदाबाद, उड़ीसा आदि में जो है वह प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरीके से ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं पटोला में। यहाँ देखिए बी की जगह इसने डी छाप दिया है, आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, पटोला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं, तो हमारी आयु प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। शारीरिक अवस्था प्रभावित करती है और हमारा व्यवसाय भी हमारे आहार नियोजन को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारी जैसी आय रहेगी, हमारी जैसा इनकम रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग अपना फूड, डाइट फूड जो है वो निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर तो इस तरीके से आहार नियोजन में हमारा व्यवसाय भी प्रभावित करता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इसको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और सब्जियां अच्छे सोर्स है, किसके सोर्स है अच्छे, विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के या फिर प्रोटीन के। ऐसे तो देखिए ऐसे सारी चीज़ें जो है फल और सब्जियों में पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, मैंने बताया था इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो जो सबसे ज़्यादा, जिसके बिना चीज़ें चल ही नहीं सकती, वही हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो देखिए फल और सब्जियां इस तरीके से सबसे ज़्यादा सोर्स है विटामिन के, ठीक है। प्रोटीन तो हमें अंडे और मांस से भी मिल जाती है। ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है, अनाज से भी मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें अनाजों से मिलती है, और पानी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, विटामिन जो है फल और सब्जियां विटामिन के सबसे अच्छे सोर्स जो है वह माने जाते हैं। विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व भी जो है वह बोला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर को विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जिससे शरीर को वसा, प्रोटीन, विटामिन जो एसेंशियल एलिमेंट है वो भी अच्छे तरीके से मिले, ठीक है। फल एवं सब्जियां जो है विटामिन का अच्छा सोर्स जो है वह मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेजिंग दी जाती है, तो ग्लेजिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए कि ग्लेजिंग एक जो है वो परिसज्जा के अंतर्गत, विशेष परिसज्जा के अंतर्गत ग्लेजिंग जो है वो आता है। तो देखिए ग्लेजिंग नेपिंग से, सीजनिंग से, गोंद और स्टार्च से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्लेजिंग है वो गोंद और स्टार्च से जो है वो दी जाती है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वस्त्र पर चमक लाने के लिए ग्लेजिंग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्त्र पर चमक लाने के लिए क्या किया जाता है, तो ग्लेजिंग किया जाता है। इसमें वस्त्र पर गोंद व माड़ को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च की सहायता से वस्त्र को जो है वह कड़ा किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्र में जो है वह चमक लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए टाइडमैन, पियाजे, डार्विन या फिर प्रेयर के द्वारा। तो देखते हैं किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। ध्यान दीजिए आंसर हमारा सही हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे महोदय ने वर्ष 1923 में द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके अतिरिक्त इनकी और भी पुस्तकें हैं। देखिए आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अतिरिक्त पुस्तकें जीन पियाजे की कौन कौन सी है, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द ऑरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड और द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड। यानी देखिए जो जीन पियाजे इनका
सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, तो बच्चों से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, इनके सारी बुक के लास्ट में देखिए, ध्यान दीजिए चाइल्ड चाइल्ड, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है वो जीन पियाजे का जो है वो बुक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्थडम योजना प्रारंभ की गई थी। तो मार्थडम योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1928 में जो है यह प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो देखिए डॉक्टर स्पेंसर हेच द्वारा। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए, डॉक्टर स्पेंसर हेच द्वारा यह योजना जो है वह प्रारंभ की गई थी। यह ग्रामीण उत्थान की एक अराजकीय योजना जो है वह है। अब देखिए, इसको अगर YNCA भी आ गया एग्जाम में तब भी आप लोग इसको यही लगाएंगे, डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु के संवेग होते हैं। कौन कौन से नवजात शिशु के संवेग होते हैं, ईर्ष्या, क्रोध और प्रेम, भय, क्रोध और प्रेम, प्रेम, हंसना और रोना, या फिर भय, रोना और ईर्ष्या। आप लोग गेस करके बताइए। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो नवजात शिशु के मुख्य संवेग है भय, क्रोध और प्रेम। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए, भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में और प्रेम जो है वह 10 माह में बच्चों में उत्पन्न होने लगता है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है और बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 में ब्रिवेज नामक वैज्ञानिक ने जो है वह किया था। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। यह किसने कहा है, ये देखिए डेफिनेशन से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो देखिए कौन किसने कहा है, तो ये कहा है राजमल पी देवदास ने। इनका मानना है कि घर की गृह व्यवस्था घर का प्रबंधन का कार्य है। इसके बारे में राजमल पी देवदास का कथन है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित जो है वह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, तो रक्त कैसा ऊतक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो हमारा आंसर सही होगा बी, संयोजी ऊतक। कैसे, देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य क्या हो जाता है, रक्त का प्रमुख कार्य है देखिए ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक लाना जो है वह ऑक्सीजन का काम है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का, यानी हमारा जितना वजन हमारे शरीर का है उसका 7 से 8 या फिर लगभग 5 से 6 लीटर जो है वह होता है रक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या फिर पिट्यूटरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त शर्करा का स्तर है और ऑक्सीजन है वह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो है वह नियंत्रित होता है। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के शीर्ष पर पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम वजन की एक टोपी जैसी बनी होती है। देखिए इस तरीके से ये है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक टोपी जैसी एक छोटी सी संरचना बनी होती है, यही होती है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, वृक्क के ऊपर जो है ये बनी होती है। एड्रिनल ग्रंथियाँ शरीर को संकट के समय सामना करने हेतु तैयार करती है जिसके कारण शरीर एक रासायनिक सुरक्षा तंत्र जो है वह प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है, यानी हाथ से छपाई हुई तकनीकी नहीं है, ब्लॉक छपाई, स्क्रीनिंग छपाई, डुप्लेक्स छपाई या फिर स्टेंसिल छपाई। तो देखिए आंसर से हो जाएगा हमारा सी, डुप्लेक्स छपाई जो है वह हाथ से छपाई हुई तकनीक नहीं है। मुद्रण का प्रारंभ, मुद्रण ठीक है, इसका प्रारंभ चीन में हुआ था। ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई ये सब मुद्रण के अंतर्गत आते हैं, यानी हाथ की छपाई के अंतर्गत आते हैं। जबकि डुप्लेक्स क्या है, एक दोहरा मुद्रण है, यानी कि डबल छपाई के अंतर्गत आता है जिसका प्रयोग प्रिंटर के द्वारा जो है वह किया जाता है, यानी इसमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने किया था तथा सन 1839 ईस्वी में शर्ल्डन द्वारा तथा चांद ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित सभी कोशिकाओं से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, 30 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलन तंत्र है, चलन तंत्र कौन सा है, उत्सर्जन तंत्र,
कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और लसिका तंत्र। चलन तंत्र यानी जो गतिमय होता है, तो गतिमय कौन सा तंत्र है, तो कंकाल तंत्र, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वह गति करती है। किसके द्वारा, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र ही क्या है, चलन तंत्र है, इसी के द्वारा हमारी बॉडी जो है वह गति करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, आजकल बहुत ही कॉमन है वार्डरोब, यानी कि हमारी अलमीरा को भी हम लोग वार्डरोब कहते हैं। तो कपड़ों की दशा को, कपड़ों के संग्रह को, तंत्रिका तंत्र को या फिर कपड़ों की देखभाल को। तो जो वार्डरोब शब्द यह दर्शाता है कपड़ों का संग्रह। अलमीरा में हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों को अच्छे से जो है वह रखते हैं, इसी तरीके से इसे कपड़ों का संग्रह को ही वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब यही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा। टाइफाइड रोग का कारण होता है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, प्लास्मोडियम टाइफी या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया हुआ है इसके बारे में। इसका कारण है, देखिए, साल्मोनेला टाइफी, यह इसी रोग का जो है वह कारण है। यह देखिए क्या होता है, यह एक तरह का बैक्टीरिया है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, यह क्या है, एक तरह का जो है बैक्टीरिया है। यह रोगी के मल, मूत्र, थूक आदि से पाए जाते हैं। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है, यानी जल जनित रोग है यह एक संक्रामक रोग के अंतर्गत भी आता है। इसमें रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द जो है बना रहता है तथा शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।